हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमने शुरू किया था नवी कक्षा भाग ब स्पर्श से मेरी एवरेस्ट यात्रा या एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? बछेंद्री पाल के द्वारा लिखी गई है। बछेंद्री पाल के बारे में हम जान चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं मेरी शिखर यात्रा। ये किसके द्वारा है? बछेंद्री पाल के द्वारा है। उन्होंने अपने ही उसके बारे में बताया है कि जब वो चढ़ाई एवरेस्ट पर गए थे उन्होंने किन किन बाधाओं का सामना किया था और किस तरह से वो उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। यहाँ जो हमारे पास अभियान है, अभियान हमारा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है उसमें आता है अभियान। अभियान का मतलब होता है हमारा, जैसे हम कह सकते हैं अभियान हमारा किसी काम के लिए जो प्रतिबद्धता होती है, जो हम काम शुरू करते हैं हमने करना ही है, वो हमारा अभियान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना अभियान का मतलब क्या है। हमारा अभियान का मतलब क्या है? किसी काम के लिए प्रतिबद्धता। ठीक है, ये हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसमें हमारा आता है, ध्यान रखना इसका। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। अग्रिम मतलब बहुत मजबूत का मतलब होता है जो पहले से कई बार चढ़ चुके हो या उन्होंने काफी उस पर काम कर लिया हो। तो एक अग्रिम दल, अग्रिम मतलब पहले जाने वाला दल, पहले ही जा चुका था अग्रिम। ठीक है, पहले ही जा चुका था, जिससे कि हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। अब हमारे पास यहाँ भी दो शब्द आए, एक आया दुर्गम और एक आता है हिमपात। दुर्गम का जो आता है हमारा जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। ठीक है, याद रखना दुर्गम का जहां पहुंचना कठिन हो, और हिमपात का मतलब बर्फ का गिरना। ठीक है, तो ये दो शब्द भी हमारे क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आता है, बर्फ का गिरना, हिमपात। ध्यान रखना आप लोगों ने। इसी तरह से पाठ्य पुस्तक से ही पूछे जाते हैं, जब हमारे इसमें से वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है या फिर हमारी संधि आती है या फिर हमारा मुहावरे आते हैं। मोस्टली किससे आता है? जो हमारे चैप्टर होते हैं, पार्ट होते हैं, उन्हीं में से आते हैं। तो ये ध्यान रखना है और वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें बहुत कुछ बताया जाएगा। आप लोग इसी से ज़्यादातर सीख लेंगे, आप लोगों को अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब हमारा पार्ट खत्म होगा तो उसके बाद हम वाक्यांश के लिए एक शब्द और हमारे विपरीत शब्द जो भी आएंगे इसमें सारे अलग से डाले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब आ रहा है हमारा नमचे बाजार। ये जगह का नाम है, इसका मतलब शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नगरीय क्षेत्र तो आप जानते हैं, नगरीय क्षेत्र का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण नगरीय वाला जहाँ जैसे शहरी क्षेत्र जो होता है। ठीक है, एक नमचे बाजार है, वहाँ शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा, अधिकांश अब हमारा क्या है? अधिक प्लस अंश होता है, अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। शेरपा ये क्या है कि ये मनुष्यों के बारे में बताया कि वहाँ जो अधिकांश शेरपा इसी स्थान, जो जहाँ के रहने वाले, जो स्थान था वहीं के रहने वाले थे शेरपा, आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही जो जगह थी, ये क्या था? यह नमचे बाजार ही था। ठीक है, जहाँ कौन थे? ये बछेंद्री पाल जहाँ खड़े थे, ये वो जगह बता रहे हैं जहाँ से मैंने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा। मतलब वहाँ खड़े होके कहाँ से निहारा था उन्होंने? ये क्वेश्चन आ सकता है कि बछेंद्री पाल ने सबसे पहले एवरेस्ट चोटी को या एवरेस्ट पर्वत को कहाँ से निहारा था? तो कौन सी जगह से निहारा था? नमचे जगह से निहारा था। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, कौन सी जगह से निहारा था? नमचे बाजार से। ये रहा, नमचे बाजार से ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपोलियन में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। ठीक है, जो जगह का नाम है, क्या अच्छा लगा था उन्होंने? सागरमाथा। ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ आता है वो आता है, एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल
या पलूम देखा। ठीक है, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। बर्फ का एक, जैसे इस तरह से बने हुए था, बर्फ इस तरह से गिरी हुई थी कि एक वो बना हुआ था, पुल सा बना हुआ था, झूलता हुआ था। ठीक है, जो पर्वत शिखर पर लहराता, इस तरह से लहरा रहा था पर्वत शिखर पर, जो एवरेस्ट की चोटी थी उस पर ऐसे लहरा रहा था जैसे ध्वज लहरा, मतलब हमारा तिरंगा लहरा रहा हो। ठीक है, समझ गए, तिरंगा लहरा रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास, वहां के जो लोग थे उन्होंने बताया कि ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। जो एक कौन क्या बनता था ये भी पूछ सकते हैं कि 150 मीटर की गति से वहाँ क्या बनता था, यानी कि क्या बनता था, बड़ा फूल बनता था या पलूम बनता था। ध्यान रखना है, यह लहराता हुआ एक ध्वज सा जो बनता है वो किससे बनता है, 150 किलोमीटर की गति से चलने वाली हवा से बनता है। क्योंकि तेज हवा से सूखा जो बर्फ है पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। पूछ सकते हैं कि जो ध्वज बनता है वो कितने किलोमीटर लंबा है, तो 10 किलोमीटर लंबा हो सकता है। ठीक है, शिखर का जाने वाला प्रत्येक, प्रति प्लस एक होता है, संधि क्या है इसकी, प्रत्येक की, प्रति प्लस एक, व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। ठीक है, क्या करना पड़ता था, इन तूफानों को झेलना पड़ता था। अब आता हमारा विशेषकर खराब मौसम में, जब ज़्यादा खराब मौसम होता था तब झेलना पड़ता था उनको। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हमारा बन सकता है। तो हर लाइन को ये सोच के करो कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इस तरह से यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे और तुम्हारी उस पर हर पार्ट पे तुम्हारी अच्छी पकड़ भी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। जब पता चला कि ये जो तूफान है पूर्वी पहाड़ों पे, इन तूफानों का झेलना पड़ता था, ये जो मेरे को पता चलता है, कौन किसको पता चलता है, बछेंद्री पाल को पता चलता है। तो क्या हो जाता है, थोड़ी डराने वाली सी थी काफ़ी, मतलब थोड़ा डर सी गई थी। कहने का मतलब ये है, यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के लिए मतलब एवरेस्ट पर चढ़ने के प्रति, वहां जाने के लिए विचित्र रूप से आकर्षित थी। क्या थी, आकर्षित, किसी वस्तु की तरफ मतलब अपना बढ़ावा देना, आकर्षित करना होता है। ठीक है, और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जो कठिन चुनौतियां थी ना, जो बाधाएं थी, उनका मैं क्या करना चाहती थी, सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिम संकलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। सबसे पहले क्या था, एवरेस्ट अभियान कब चला था, 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए चला था। ठीक है, और ये कहाँ है, अब 26 मार्च आ गया है, तो पेरिस पहुंचे। ये कहाँ पहुंचे, पेरिस पहुंचे। हमें हिम संकलन, हिम का मतलब बर्फ का खिसकना के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला है। अब खुम्बू हिमपात पर जाने वाली, हिमपात, हिम का मतलब बर्फ होती है, पात का मतलब गिरना, बर्फ का गिरना, पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाई तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से, वहाँ बाई तरफ थी, बाई का मतलब होता है उल्टा हाथ। ठीक है, समझ गए, बाई का मतलब होता है उल्टा हाथ और दहना मतलब सीधा हाथ होता है। तो ये ध्यान रखना है, बाई तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लाओत्से की ओर से एक बहुत बड़ा बर्फ की चट्टान नीचे से खिसक आई थी। कहाँ आई थी, नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई। कितने शेरपा थे उसमें, पूछ सकते हैं उसमें, तो 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो, तो अब कितने बच गए, 15 बच गए, और 4 घायल हो गए थे उसमें से। ठीक है, इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद, अवसाद का मतलब दुख होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर, नेता कौन थे उनके, अभियान के, कर्नल खुल्लर, ध्यान रखना है, ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसी महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ये किसने बताया था उन्हें, कर्नल खुल्लर ने बताया था। ठीक है, कि उन्होंने इसलिए कहा था कि डरना तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ जब जाएंगे तो हमें क्या करना है,
जो ये समाचार सुना था, सबके चेहरों पे क्या हो गया था, दुख और अवसाद सा दिख रहा था। ठीक है, को देखकर क्या कहते हैं, कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान, जिस अभियान पर तुम जा रहे हो, उस अभियान पर खतरों को, मतलब जो बाधाएं आएगी उनको, और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज का मतलब होता है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, आसानी से, भाव से, आसान भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं कि उपनेता प्रेमचंद, ये सब कौन बोल रहे हैं, बचेंद्री पाल बोल रही है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। किन्होंने इस पाठ को किन्होंने लिखा है, ये इस कहानी को किसने लिखा है, बचेंद्री पाल ने लिखा है। जो उनके साथ हुआ था वो लिखा है सब। उपनेता प्रेमचंद, उपनेता कौन थे, प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। एक नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, उपनेता प्रेमचंद। ठीक है, अब 26 मार्च को पेरिस लौट आए। कहाँ आए वो, 26 मार्च को पेरिस लौट आए थे। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बो हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने जो बड़ी बाधा थी, सबसे पहले जो बाधा आने वाली थी, जो बहुत बड़ी बाधा थी, वो क्या थी, खुम्बो हिमपात की स्थिति जो थी उससे अवगत कराया। अवगत का मतलब जानकारी, उसके बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो कैंप 1 है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, कहाँ है वो, हिमपात के ठीक ऊपर है, और कितनी दूरी पे है, जो 6000 मीटर की दूरी पे है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। सारा बताते हैं कि वहां तक का हमने रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रास्ते को कैसे चिन्हित किया गया, तो रास्ते को चिन्हित कैसे किया था, पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया। सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। जायजा का मतलब होता है सबका, मतलब उसको बारे में जान लिया है, जायजा लेना। ठीक है, उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। ठीक है, तो बर्फ का गिरना अभी जारी है। अब यहाँ जो ग्लेशियर आया, ग्लेशियर शब्द आया हमारे पास, तो ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर किसे कहते हैं, बर्फ की नदी को। ध्यान रखना, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द आता है ग्लेशियर, ग्लेशियर होता है हमारे नदी की, बर्फ की नदियां। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बर्फ की नदियां, ग्लेशियर बर्फ की नदी। और बर्फ का गिरना अभी जारी है, बर्फ का गिरना, अभी बर्फ गिरी रही है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, जो हिमपात है, जो बर्फ गिरती है, बर्फ का गिरना जो है, उसमें अनियमित और अनिश्चित, क्या है हमारा, अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। जो उन्होंने बदलाव, क्या क्या बदलाव किए थे, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या क्या बदलाव किए थे उन्होंने। अनियमित होता है जिसका कोई नियम ना हो, और अव्यवस्थित होता है जिसकी कोई व्यवस्था न हो। ठीक है, तो दोनों शब्द भी हमारे किस में आ सकते हैं, ये अनियमित और अनिश्चित हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आ सकते हैं, अनियमित और अनिश्चित। ध्यान रखना इसका, कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं, व्यर्थ मतलब बेकार हो सकते हैं, और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो जो रास्ते हमने अभी खोले हैं वो दोबारा से खोले, दोबारा हमने ये काम करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम आगे करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो पार्ट हमारा बचा हुआ है, जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले पार्ट पढ़ने से पहले, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आपके अपने चैनल को आगे बढ़ाना है और उसको सबसे ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।